नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वास्थ्य मनीष की वीडियो में आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके एक नया वीडियो और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि इस वीडियो से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब जीवन में हमेशा आगे देखना है और हमेशा आगे देखना है। साथ आपका रहेगा और मेहनत मेरी रहेगी। तो आप जानते हैं आगामी परीक्षा है, फरवरी से आपकी स्टार्ट है। कक्षा 10 के बच्चे और कक्षा 12 के बच्चे हो जाओ तैयार। आपके लिए 9-10 के बच्चों की ये बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि 9th-10th बच्चे इंग्लिश हिंदी एसएसटी में पढ़ाऊंगा आपको और 11th-12th बच्चों के लिए इंग्लिश हिंदी के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो 9-10 के बच्चों के लिए एक उपहार है कि हिंदी इंग्लिश एसएसटी तीनों वीडियो आपको प्रोवाइड होगी इसी चैनल पर और अंग्रेजी हिंदी की वीडियो प्रोवाइड होगी इसी चैनल पर। कक्षा 11 से 12 के बच्चे आप भी परेशान न होइए, आपके लिए वीडियो तैयार रहेगी इंग्लिश हिंदी की। तो जैसा कि हमारे प्यारे बच्चों का पेपर है, बोर्ड का पेपर, बोर्ड का, when you want to achieve highest mark in your board examination 2026, अगर आप अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज से। श्री गणेशाय नमः। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वास्थ्य मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन और इस सेशन का नाम है कंप्लीट हिंदी राइटिंग वन शॉट वन वीडियो। एक वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू अचीव 99 नंबर या हाउ टू अचीव 99 मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी। कक्षा 12 के बच्चे हिंदी के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़े सर जी, अब कैसे आएगा नंबर वाह, तो हम खड़े हैं ना आपके लिए बच्चों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा पढ़ना क्या है और उसको सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो में। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये आपका है काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो बच्चे हमसे कांटेक्ट नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा बच्चों। तो आप हिंदी का अगर पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहली बात आप इस बात को जानिए कि आपकी हिंदी में दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है साइंस साइड और एक होता है आर्ट साइड। साइंस साइड के जो छात्र छात्रा होते हैं उनको सामान्य हिंदी को पढ़ना होता है और जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं उन्हें साहित्य हिंदी पढ़ना होता है। तो सामान्य हिंदी का मतलब साइंस साइड और साहित्य हिंदी का मतलब आर्ट साइड। अगर आप पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं तो आपको डरना नहीं है, आप हो जाइए तैयार, आपके लिए यह वीडियो है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या पढ़ने होते हैं। पहला तो आपको गद्यांश पढ़ना पड़ता है, दूसरा बच्चों आपको पद्यांश पढ़ना पड़ता है, तीसरा आपको गद्यांश और पद्यांश के साहित्यिक परिचय पढ़ने पड़ते हैं बच्चों, और चौथा टॉपिक होता है जिसे कहानी कहते हैं, पांचवा टॉपिक होता है जिसे हम खंड काव्य कहते हैं। डरो मत, हर एक चीज के बारे में तोड़कर समझाऊंगा, तोड़ कर समझाऊंगा, आप भी कहोगे मजा आ गया भैया। तो देखते हैं 5वें नंबर की बात है खंड काव्य से करते हैं। 6वें नंबर बच्चों संस्कृत दिवस का आता है और 7वें नंबर में आपका पत्र आता है। पत्र सुने होंगे ना, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वा कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो इसके बारे में बात करूंगा मैं, पर अभी देखो पढ़ना क्या है। गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत दिवस का पद और निबंध फॉर ऐसे मेरा बच्चा हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास। 5-5 एमसीक्यू आते हैं शुरुआती क्वेश्चन में, जो कि 1 नंबर के होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। अब इसके अंदर घुस के पढ़ते हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है। आहा, तो देखो ना जरा काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं बच्चा। चैनल का नाम है मनीष की वीडियो और मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। क्लास 12 हिंदी का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला टॉपिक आता है 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का एमसीक्यू पूछेगा, वो भी वीडियो डालूंगा, डरना नहीं है बच्चों, आपको तनिक भी डरना नहीं है भैया। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा काव्य साहित्य का इतिहास, इसी काव्य को हम पद्य कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य के और 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य के। तो 5-5 10 क्वेश्चन और 5-5 10 नंबर, तो 100 में 10 नंबर ऐसे आएंगे। कैसे? आपको टिक मारना पड़ेगा 5 गद्य के साहित्य के इतिहास पर और 5 पद्य के साहित्य के इतिहास पर।
वो भी मैं पढ़ाऊंगा, डरना नहीं है बच्चों। अब आता है आगे, क्या है भैया, तो आगे आपके सामने है वही काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर लिखा है क्लास 12 महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो बच्चों, एक बात तो आपको बता दूं, कक्षा 12 के छात्र एवं छात्रा पूरे गद्यांशों की संख्या 8 है, पर जो सामान्य हिंदी के हमारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गद्यांशों की संख्या 6 है, यानी 2 पाठ आपको नहीं पढ़ना है। परंतु आपको बताना चाहूंगा, इन 6 पाठों में से आपके जो पाठ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन पाठों में से क्वेश्चन कैसे पूछता है भैया, पाठ पढ़ना पड़ेगा, लेखक कौन है इसको याद करना पड़ेगा, और अगर याद कर लिए ना तो एक पैसेज देगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और 5 2 जा 10 हो गया, किसी को बताना मत, 5 दूना 10 नंबर आपको मिलेंगे। और हाँ, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन बड़ा कंपल्सरी होता है, पहला क्वेश्चन संदर्भ रहता है, दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या आता है, उसी पैसेज में रेखा खींची रहेगी, उसी रेखा को अच्छी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या रहा है। तो कौन बताएगा, मैं? आखिर कितना दिन है, बहुत कम दिन है, लगे रहो मुन्ना भाई, बाकी तो मैं हूं ना। पहला क्वेश्चन आपका आएगा राष्ट्र का स्वरूप का, इसमें 3 भाग हैं, पहला जन है, दूसरा कौन सी है, भूमि, तीसरा कौन सी, संस्कृति। जन का मतलब मानव, अगर मानव धरती पे है तो भूमि माने धरती होता है, तो मानव के अंदर संस्कृतियां हैं। तो आपके राष्ट्र स्वरूप में 3 भाग हैं, जन, भूमि और संस्कृति। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और इसको लिखा किसने है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। और सेकंड नंबर पार्ट है हमारा अशोक के फूल, और अशोक के फूल के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ बच्चों, आपको इसको याद करना पड़ेगा कि किस पार्ट की कौन लेखक है। तो पहला पार्ट कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। बोल नहीं रहे हो, बाद में मत कहना बच्चों। आगे अशोक के फूल, और इसको लिखा किसने है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, ये बहुत सुंदर पाठ है आपका, इसके लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और आगे चौथा नंबर पाठ है बच्चों, इसका नाम है तेजस्वी मन के संपादिक अंश, और तेजस्वी मन के संपादिक अंश के राइटर का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आती है बात रॉबर्ट नर्सिंग होम, बहुत ही सुंदर पाठ है, इतना सुंदर पाठ है कि मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। इसके जो लेखक है ना बच्चों, उनका नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इस कहानी में बड़ी मार्मिक घटना है, कहानी इतनी प्यारी है कि मैं बता रहा हूँ, मदर टेरेसा है जिनको बहुत अच्छा संज्ञा यहाँ पर दिया गया है। क्रिस्ट हेल नाम की एक बिटिया है, लड़की कह सकते हैं हम, जो कि आपकी जर्मनी की है, और मदर टेरेसा फ्रांस की है। दोनों प्यार से रॉबर्ट नर्सिंग होम में रहती हैं। कहाँ पर है, इंदौर में, और इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बहुत ही प्यारी कहानी है। राइटर कहते हैं मदर टेरेसा फ्रांस की हो, और क्रिस्ट हेल जर्मनी की है, और हिटलर जर्मनी का था, उसने हिटलर ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया था, पर आप क्रिस्ट हेल के साथ बड़े प्यार से रहती हो। तो मदर टेरेसा कहती हैं कि वो मेरी बेटी के समान है। हिटलर बुरा था, हिटलर ने जंग छेड़ी, युद्ध किया, और जिससे मेरा भी घर खराब हो गया और इसका भी घर खराब हो गया। बड़ी बात तो ये है कि फ्रांस की आपकी मदर टेरेसा थी और जर्मनी की क्रिस्ट हेल थी, लेकिन दोनों भारत में आकर के एक नर्सिंग होम में रह करके भारत के लोगों की सेवा करती थी। ये बड़ी मार्मिक घटना है मेरे बच्चों, इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई कौन, मैं। आगे देखिए बच्चों, इसके लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और आगे 6वां और लास्ट नंबर पार्ट है जिसका नाम है निंदा रस, जिसके लेखक है हरिशंकर प्रसाद। तो एक बार मैं रिपीट करूंगा, राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल किसने लिखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाषा और आधुनिकता किसने लिखा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तेजस्वी मन के संपादिक अंश किसने लिखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रॉबर्ट नर्सिंग होम में किसने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। निंदारस किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 10 नंबर कंप्लीट हो गए। यदि आपने पाठ का नाम, लेखक का नाम याद कर लिया तो स्वाहा, समझे। तो आपके यहाँ पर येलो रंग के जो चीजें हैं, इन पाठों को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा,
because this is very important suggestion for your board examination 2026 में बच्चों। अब आते हैं हम आगे की कड़ी में, क्योंकि शुरुआती में मैंने आपको 10 नंबर यहाँ से दिए, 5, 5, 10 और यहाँ पर 10 नंबर आपके क्लियर हो गए। 10 + 10 20, यानी 100 - 20 = 80। अब हमको 80 नंबर की बात करनी है, तो चले आगे। तो आओ मेरा बच्चा, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आएगा पद्यांश में। वो क्या था, वो ऊपर वो गद्यांश था। गद्यांश का मतलब कहानी होता है जिसमें लेखक होते हैं बच्चा, और पद्यांश का मतलब होता है कविता। पद्य से पद्यांश बनता है, गद्य से गद्यांश बनता है, काव्य से काव्यांश बनता है। गद्यांश में लेखक होते हैं, पद्यांश में कवि और कवित्री होते हैं, रचयिता भी होते हैं। तो अभी हमारा पद्यांश सामने है। तो आपके जो सामान्य हिंदी के बच्चे वीडियो को प्रेम से देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 7 पद्यांश ऐसे हैं जो कि पढ़कर जाना है आपको बोर्ड में। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका येलो रंग से है, और बाकी जो नॉर्मल है जिनको भी आपको पढ़ना है भी उसको भी पढ़ना है तो आपका व्हाइट रंग में है। तो आइए सबसे पहले इसको रिपीट करते हैं। पहला पार्ट है पवन गोटिका और इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। हरिऔर इनका शॉर्ट फॉर्म है, ये इनको उपाधि दी गई है। जिस तरीके से सुमित्रानंदन भट्ट को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, और सुमित्रानंदन पंत को अगर प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक वैसे ही बहुत सारे कवियों के उपनाम होते हैं, और अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔर कहा जाता है। अब आती है दूसरे नंबर की बात, कैकेयी का अंताप। कैकेयी का अंताप जो पाठ है मेरे बच्चों, इसमें एक गीत भी छिपा है, और एक गीत और कैकेयी का अंताप इसको हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसी को बताना मत, नहीं तो नंबर पा जाएगा, आप नहीं पा पाओगे। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कैकेयी का अंताप। कैकेयी कौन थी? कैकेयी भरत की माँ थी और दशरथ की बहुत प्रिय रानी थी। राम जी को कौशल्या माँ से ज्यादा कैकेयी प्यार करती थी, और वही कैकेयी अंताप कर रही है बच्चों। अंताप में होता है पश्चाताप, बहुत रोती है, बहुत विलखती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने राम के लिए वनवास मांगा और पुत्र भरत के लिए सिंहासन। क्योंकि जब भरत जी ननिहाल से आते हैं ना, तो भरत जी पूरे दशरथ के महल को त्याग देते हैं, और यहाँ तक तो कैकेयी को अपने माँ कहने को तैयार नहीं थे। तो कैकेयी पश्चाताप करते हैं कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना कार्यक्रम किया, वो पुत्र मुझे माँ कहने को अगर तैयार नहीं है तो मेरा सब काम धरा का धरा है। अब आगे खड़ी में है आपके सामने श्रद्धामन। आए हाय, श्रद्धामन कैकेयी के अंताप। श्रद्धामन कैकेयी का अंताप बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैकेयी का अंताप जो है मैथिली शरण गुप्त का है। श्रद्धामन आपके कामायनी साहब, बहुत प्रसिद्ध कामायनी रचना किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की श्रद्धामन आप जरूर पढ़िएगा। श्रद्धा इसमें एक लड़की है, अमन इसमें एक लड़का है। बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी टॉपिक ये है कि पढ़ना क्या है सर जी। तो पढ़ना श्रद्धामन है, इसमें भी गीत है। किसने लिखा है बचवा? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है ना। नौका विहार बापू के परिवर्तन, ये है प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत की रचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर है जाना। इसमें परिवर्तन इस बार आप तो नहीं पढ़ा, इस बार आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब आती है गीत। गीत बहुत अच्छी है और ये गीत एग्जाम में पूछेगा बच्चों। महादेव वर्मा का है, चिर सा जगह के उनीदी आज कैसा व्यस्त मोना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेव वर्मा की गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। अब आती है बात अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य का मतलब होता है आज का मानव। आज का मानव कैसा है उसके बारे में बताया गया है, और उसकी आगे लिखा है पूर्वरूसी। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर आती है बात मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति, आहुति में होता है समर्पण। जैसे यज्ञ की ज्वाला में कोई चीज को छोड़ते हैं तो आपकी ज्वाला बढ़ती है, ठीक वैसे ही अगर आप प्रेम में जितना सेक्रीफाइस करोगे, जितना त्याग करोगे, वो प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेम और प्यार में अंतर होता है। प्रेम जो होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो पवित्र होता है,
और प्यार जो होता है वो स्वार्थ का होता है। और आज की दुनिया में लोग प्यार करते हैं, कोई प्रेम करता है। प्रेम ही देखना है तो माता राधा रानी के बारे में सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के बारे में सुनिए, माता पार्वती के बारे में सुनिए, प्रभु शंकर के बारे में सुनिए, माता सती के जो उन्होंने क्या से क्या किया। बच्चों कभी प्यार के बारे में सुनकर ना आप प्रेम के बारे में सुनिए, भगवान श्री राम के बारे में सुनिए, माता सीता के बारे में सुनिए कि उन्होंने अपने पति से कितना प्रेम किया। अपने भाई लक्ष्मण के बारे में सुनिए कि उर्मिला को त्याग दिया, वहां समर्पित कर दिया, 14 साल लोग वनवास भटके अपने बड़े भैया के साथ, भाभी के साथ, माँ को समझकर। लेकिन उर्मिला दिया जला करके अपने पति का इंतजार कर रही थी। उनके प्रेम के बारे में सोचिए। तो प्रेम निस्वार्थ होता है, बल्कि प्यार में स्वार्थ छिपा होता है मेरे बच्चों। तो आगे आते हैं टॉपिक पे। मैंने आहुति बनकर देखा, इसमें टॉपिक का नाम है हिरोशिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिरोशिमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान की 2 बड़े शहर, एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी, जिसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। बच्चों उसके बारे में इसलिए बताया गया है, बहुत ही मार्मिक घटना है, इस बार भूलना मत। पढ़ लेना। और पढ़ाए कौन? मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी है नहीं आएगा पैसा वापस, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। ओके मेरे बच्चों आगे चलते हैं। आगे की कड़ी में आता है पेज नंबर आगे। अब बात आती है सर जी ये क्या है? अरे कुछ नहीं मेरा बच्चा, 9-10 में जीवन परिचय क्या आए थे ना, कक्षा 11-12 में साहित्यिक परिचय आता। अरे साहित्यिक परिचय क्या है सर जी? साहित्यिक परिचय का मतलब इतना सा कि उस कवि का, उस लेखक का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। जैसे मान लीजिए यामा के लिए महादेव को पुरस्कार मिला, या कह सकते हैं महादेव वर्मा की प्रसिद्ध रचना यामा है, किसी को बताना मत, जानते रहो। उर्वशी किसकी है? रामधारी दिनकर की। साकेत सुना होगा आपने, साकेत। चिदंबरा सुना होगा आपने, सुना ही नहीं सुना है? सुमित्रानंद पंत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी सुना होगा। जैसे सबकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेरा बच्चा, ठीक वैसे ही उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में, साहित्य में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उन सारी चीजों के बारे में बताना ही साहित्यिक परिचय कहलाता है। लिखने का तरीका क्या है? इसे डिब्बा बना देना ऐसे, उसमें संक्षिप्त परिचय में जन्म, भाषा, पिता का नाम, माता का नाम, कविता, रचनाएं सब। उसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग बनाना, कोने पूरा जीवन परिचय लिखना, और जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे एक लाइन छोड़ देना, छोड़कर फिर एक लाइन डालना और साहित्यिक परिचय लिखना। मैं सारी चीज बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा, आप डरना मत, क्योंकि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। आगे देखते हैं बच्चों, किसका किसका साहित्यिक परिचय याद करें? सर जी बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे डरो मत मेरा बच्चा, 6 गद्यांश थे, 6 गद्यांश में चुकेलो रंग का याद कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल का, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का, हरशंकर परसाई का, तीनों का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए। इस बार 2026 के बोर्ड में आएगा और तीनों का मैं आपको वीडियो यहाँ प्रोवाइड करूंगा, आपको तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहोगे सर जी वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या लिखा था? अभी ऊपरा पढ़ाए तो ऊपरा कहते, ऊपरा का मतलब ऊपर की तरफ। वासुदेव शरण अग्रवाल क्या लिखे थे? अरे बोलोगे भैया, राष्ट्र का स्वरूप लिखे थे। हरशंकर परसाई क्या लिखे थे? सॉरी, हरशंकर परसाई निंदा रस लिखे थे। इसके पहले इसको बताना था ना, तो इसको बता दिए। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी क्या लिखे थे? अशोक का फूल लिखे थे। हरशंकर परसाई क्या लिखे थे? निंदा रस लिखे थे। तीनों का साहित्यिक परिचय याद करके जाना, तब 5 नंबर लेके आना बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी पद्यांश में कौन कौन से आपके साहित्यिक परिचय हैं जो आपको याद करके जाना है? तो आप इस बात का ध्यान देंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, मैथिली शरण गुप्त का और महादेवी वर्मा का, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का साहित्यिक परिचय आपको क्या करना है? याद करके जाना है। तो हो जाएगा मेरे बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं, कहानियां आएंगे, साहित्यिक परिचय के बाद आएंगी कहानियां, और कहानियां कितनी हैं? 4 है। ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, राइटिंग और बहादुर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में कहानियां आती हैं, जिन कहानियों के बारे में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। इन कहानियों को इतनी बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, इतनी बेहतरीन तरीके से कि आप कहोगे मजा आ गया सर जी। गारंटी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। इनमें आपकी पंचलाइट, तलाटी और बहादुर, इन तीनों कहानियों को आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। तो देर किस बात की, मैं आपको इसको सिखाऊंगा, आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या है सर जी? इसके बाद है आपकी जिले वाइज। जिले का मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज
आपके खंडकाव्य आते हैं, जैसे कक्षा 10 में आपने लिखा होगा ज्योति जवाहर देवी प्रसाद सुखराही जी का, याद है ना, 3 नंबर का। वैसे ही इसमें 5 नंबर का है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब अच्छा जिला, क्या होता है जिला। तो हमारे प्रतापगढ़ में कहानी का नाम है सत्य की जीत। क्या नाम है, सत्य की जीत। प्रयागराज में कुछ और है, जौनपुर में कुछ और है, ठीक है, अमेठी में कुछ और है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। आपको अपने टीचर से पूछना है कि सर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य है। बात समझ आई। अब आगे की ओर चलते हैं। तो ये आपकी 50 नंबर की बात होगी। आइए एक बार इसको काउंट करते हैं, अच्छे से काउंट करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। 5 नंबर का गद्यांश हो गया, 5 नंबर का पद्यांश। 5 क्वेश्चन रहेंगे और 1 नंबर का रहेगा एमसीक्यू। तो 5 कितना हो गया, 10। आगे देखते हैं। 10 के बाद आपके गद्यांश में आपका एक पैसेज देगा 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो 10 + 10 20 हो गया। और इधर करेंगे तो आएगा पद्यांश में एक पैसेज 5 क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी 10 नंबर का रहेगा। 20 + 10 = 30 हो गए, यानी 30 हो गए। और 30 के बाद इधर देखेंगे 30, 5 नंबर का साहित्यिक परिचय आपके गद्य में आएगा और 5 नंबर का साहित्यिक परिचय आपके पद में आएगा। तो 5 कितने कितने हो गए, 5 10 हो गए। और उधर 30 हुए थे, तो 30 में आपने 10 को काउंट किया तो हो गए 40 नंबर। और 40 नंबर की बात करते हैं। कहानी आती है आपके एग्जाम में, 4 कहानियां होती हैं और चारों कहानियों में से एक कहानी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आपने लिख दिया तो 5 नंबर 40 + 5 = 45 हो गए। और यहाँ पर आपके खंडकाव्य होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। तो सत्य की जीत प्रताप करता है। तो 45 + 5 = कितने हो गए, 50, यानी 100 में 50 नंबर मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं कक्षा 12 में खंड खा की बात करूंगा। जो खंड खा रहेगा वो भी आपका 50 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का। तो बिना देर किए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कहा गया भैया, आगे आपका संस्कृत स्टार्ट होगा। कक्षा 11 और 12 में जो किताब है संस्कृत की, उसका नाम है संस्कृत दिग्दर्श का, संस्कृत दिग्दर्श का। और कक्षा 9-10 का जो पाठ है उसका नाम है बच्चा संस्कृत परिचय का। तो आप देखिए, ध्यान समझिएगा कि जो आपका कक्षा 12 में खंड ख स्टार्ट होगा 50 नंबर का, उसमें संस्कृत दिग्दर्श का स्टार्ट होगा। इसमें पाठ 7 है। पहले पाठ का नाम है भोजधार्यम, दूसरे का नाम है आत्मक एवं सर्वज्ञ, तीसरे का नाम है संस्कृत भाषा महत्तम, चौथे का नाम है जातक कथा, पांचवें का नाम है सुभाषित रत्नानी, और छठवें का नाम है महामना मालवी, और सातवें का नाम है पंचशील सिद्धांत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक पार्ट को मैंने अच्छी तरीके से वीडियो बना दिया है। यदि आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये लिस्ट बना दूंगा, आपको तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चा। तो इसमें एक गद्यांश दे देगा जिसमें आपको संदर्भ हिंदी में बात करना पड़ेगा। संस्कृत में गद्यांश होते हैं, गद्यांश का मतलब कहानी। जैसे एक इंपॉर्टेंट लेसन है संस्कृत भाषा महत्तम और मदन मोहन मालवीय का महामना मालवीय। और अगर आपने इन दोनों पाठों को तैयार कर लिया भोजधार्यम को, तो 2 नंबर संदर्भ का हो गया, 5 नंबर हिंदी में अनुवाद आपका हो गया। और जो आपका सुभाषित नाट पाठ है, इसमें जो श्लोक है उन श्लोकों में भी 2 लाइन की जो कविताएं होती हैं उनको श्लोक कहते हैं। संस्कृत में जो श्लोक होता है उस श्लोक से 7 नंबर आपको मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ मिलेगा और 5 नंबर हिंदी में अनुवाद मिलेगा। तो आप इसको जोड़ देंगे तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो 50 नंबर में 40 नंबर आपको समझ आ गया। फिर समझिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। 7 पार्ट में से 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है और 4 पार्ट जो है वो संस्कृत गद्यांश है। और एक पार्ट ऐसा है जो सुभाषित नाम का है, जिसमें संस्कृत का श्लोक है। इस संस्कृत के श्लोक को ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 7 नंबर पा जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा अदब सुभाषितम। ऐसा संस्कृत में है, आपने पढ़ा होगा कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा अदब सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य यदि कोई भाषा है तो देववाणी संस्कृत भाषा है और उससे मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। आपने पढ़ा होगा सुखार्थिनियों कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखाती व तज्जित विद्या विद्यार्थी व तज्जित सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ।
अर्थात सुख चाहने वाले को कभी विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। मैंने वीडियो को प्रोवाइड किया है, आपको तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। कोई समस्या हो, मेरा एक पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, चाहे जैसे बच्चे हो, चाहे जहां के बच्चे हो। आप अगर मैसेज करेंगे, कहेंगे मैं मनीष श्रीवास्तव सर से बात करना चाहता हूं, या आप मुझसे ही कांटेक्ट करके पीडीएफ मांग सकते हैं, या अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं कि मनीष सर जी हमको ये समस्या है, इंग्लिश में, हिंदी में, या इस पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको तुरंत ही कार्य करूंगा। तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित है। मेरे जीवन में मैंने 10 साल पढ़ाया और मुझे 11वां साल लग रहा है पढ़ाने के लिए, और 10 साल में मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया, अच्छे नंबर से उन्हें पास भी करवाया। 99 नंबर, 98 नंबर, 97 नंबर मेरे बच्चे पाए हैं। इस वर्ष 100 नंबर पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। आप दिल से तन्मयता के साथ पढ़िए, ताकि मैं भी कहीं जीवन में खड़ा हो पाऊं और मैं गर्व से कह पाऊं कि मेरा बच्चा है, इसको मैंने पढ़ाया है। क्योंकि आपकी सफलता से हमारी पहचान है बच्चों। जो कुछ हो आपको, आप हो तो मैं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। हु इज मनीष श्रीवास्तव? कौन है मनीष श्रीवास्तव? जब आप जानोगे मनीष सर हैं, मनीष सर इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं, उनसे हमने पढ़ा है, तब तो मुझे कोई जानेगा। आप मुझे सर कहते हो, मनीष सर, तब मेरी पहचान होती है। अगर आप ही नहीं हो तो मेरी क्या पहचान हो? तो दिल से जुटिए, हमारे माँ बाप का सपना आपके साथ है बच्चों, आपके गुरुजनों का विश्वास आपके साथ है। आपको बहुत कुछ करना है और बहुत ज्यादा मात्रा में करना है। जहां पे आपके मंच पे आपके माँ बाप आपके साथ खड़े होंगे, दुनिया आपके माँ बाप को आपके नाम से जानेगी ना, उस दिन आपको फर्क होगा। आपको हमेशा आपके माँ बाप के नाम से पुकारा जाता है। काम ऐसा कर दो ना कि आपके नाम से आपके माँ बाप को पुकारा जाए मेरे बच्चों। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं मेरा प्यारा बच्चा। आपके चारों पार्ट को आपको पढ़ना है। पार्टों की संख्या 7 है, 4 पार्ट को तैयार करिए तो आपके 14 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सुभाषित राणा आपका 7 नंबर देगा और ये तीनों पार्ट आपके 7 नंबर देंगे। वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। चैनल का नाम है मनीष के वीडियो। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे की ओर देखेंगे ध्यान से। ये आपका आता है संस्कृत का। आप संस्कृत के बाद पार्ट आता है आपका, क्या आता है आपका निबंध। निबंध की अगर बात करूं तो निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ये निबंध जो 10 नंबर का है, आपको ध्यान देना है कि पर्यावरण, प्रदूषण, कारण और निवारण, ये बहुत बार पूछ जाते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। बेरोजगारी, कारण एवं निवारण, बेरोजगारी की क्या समस्या है। आतंकवाद, जिसको टेररिज्म कहते हैं, समस्या और इसका समाधान, आप इसके ऊपर तैयार कर डालिए निबंध। वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, इसके ऊपर आपको निबंध तैयार कर लेना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, अगर कोई विद्यार्थी है, नहीं आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आप पूरी वीडियो को देख रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं, आपसे बड़ा अनुशासित कोई नहीं होगा। यही तो आपका प्यार है, यही तो आपका बड़प्पन है, यही तो आपका अनुशासन है कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं कि मनीष सर कितनी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं। मैं उनसे पढ़ूंगा, मैं उनसे पढ़ूंगी, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगी। यही तो अनुशासन है बच्चा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, इसके ऊपर आपको तैयार कर लेना है निबंध। साहित्य और साहित्य समाज, यानी साहित्य का मतलब लिटरेचर, समाज का मतलब आप जानते हो सोसाइटी, इसके ऊपर आपको निबंध को तैयार कर लेना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो 14 उधर हो गए और 10 इधर हो गए, तो 14 और 10 कितने हो गए आपके? 24 नंबर हो गए। अब बच्चे कितने? 26 नंबर। तो 26 नंबर की बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो 26 नंबर में आगे की चीजों में आपको बताता हूँ मौजवानी, आप ध्यान समझिएगा कि 26 नंबर में जो बची हुई चीजें हैं उसमें 9 नंबर आपका पत्र आएगा। पत्र क्या होता है? पत्र लेखन, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक पत्र। आपको जब मैं इंग्लिश का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उस इंग्लिश के वीडियो में बताऊंगा कि औपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। आपको तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। 24 में 9 को आप जोड़ देंगे तो 9 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 33। कितना हो गया? 33। और 33 नंबर अगर हो गया तो बचे जो नंबर है वो बचे नंबर कैसे आएंगे सर जी?
तो बचे नंबर की अगर बात करता हूं तो बचे नंबर हिंदी के आपके ग्रामर आते हैं। और हिंदी के ग्रामर में अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है। ये सारी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझाया होगा। आज इस वीडियो मैंने आपको समझाया कि पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सेकंड वीडियो में बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिए, कमेंट करके अपनी कमेंट का साझा करके बताइए कि वीडियो में कहाँ कमियां रह गई सर जी, किस चीज को हमें अच्छे तरीके से पूरा करना है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ये प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।